बता दें, आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और हमारी मौजूदगी भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अब शिंदे गुट की ओर से यहां पर याचिकाएं डाली गई हैं। 2 याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें कई बातों का जिक्र यहां पर किया है और जो अयोग्यता का नोटिस उनको दिया गया है उसके खिलाफ यहां पर ये याचिका डाली गई है। और 10:30 बजे यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उस पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलीलें दी जाती है और साथ साथ जो शिंदे गुट है उसकी ओर से क्या दलीलें आज यहां पर दी जाती है। जब सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, आगे क्या क्या चीजों पर विचार किया जाएगा, इसको लेकर हर अपडेट आज हम आप तक पहुंचाएंगे। जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत है। कोरिया ने परमाणु हथियारों की तैनाती पर जो रणनीति बनाई है वो किम जोंग उन और सेना के उन अधिकारियों के बीच ही है जो उस बैठक में शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे का मकसद दक्षिण कोरिया को निशाने पर लेना है। इसलिए खबर यह है कि इन परमाणु हथियारों को सीमाओं पर इस तरह से तैनात किया जाएगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कोई एक आध दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसका ख्याल किम जोंग उन को अप्रैल में आ गया था, जब उन्होंने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया था। जानकारों के मुताबिक ये किम का तबाही की दुनिया में महज पहला कदम है। किम के आगे इस तरह की कई रणनीतियां अपनाने की आशंका है। हालांकि परमाणु हथियारों को तैनात करने की इस पूरी प्रक्रिया को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी तो ये दक्षिण कोरिया के लिए खतरे की बड़ी घंटी हो सकती है। हालांकि वो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। उधर लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर दिया। जेलेंस्की के सैनिक शहर को रूसी सेना के कब्जे में जाने से बचाने के लिए 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वहां भीषण जंग लड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेस्क पुतिन के पंजे में न जा सके, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के कब्जे का मतलब होगा पूरे लुहांस्क पर उनका कंट्रोल। और फिर इसके बाद बारी आएगी डोनेस्क की। तो लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना के पैर पसारते ही पूरा पूर्वी यूक्रेन जेलेंस्की के हाथों से फिसल जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिकों ने सेवेरोडोनेस्क को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि रूस ने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है, लेकिन बचे हुए 20% इलाके पर कंट्रोल करने में उसे तगड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अजोद केमिकल फैक्ट्री में छिपे यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो लगातार रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर हमले बोल रहे हैं। और यूक्रेन के सैनिकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो टैंक से रूसी सेना के ऊपर गोले बरसाते दिखाई दिए। इस हमले के दौरान यूक्रेन का एक सैनिक लगातार टैंक को टारगेट सेट करने के लिए निर्देश देता नजर आया और जैसे ही वो आदेश देता, टैंक से गोला छोड़कर वार कर दिया जाता। इसी तरह यूक्रेन की सेना टैंक से लगातार गोले दागकर रूसी सेना पर हमला करती रही। वहां एक कमरे में मौजूद एक सैनिक दूरबीन की मदद से यह देखने की कोशिश करता नजर आया कि टैंक से किए गए हमले में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचा। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जे के लिए जारी जंग में उस वक्त पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दी जब खबर आई कि यूक्रेन ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर से अपनी सेना हटाने का फैसला कर लिया है, जहां करीब 3 हफ्तों से भीषण जंग जारी है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने में जुटे हैं, जिसके लिए रूस ने हरिकेन नाम से पहचान बना चुके अपने तूफानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उरागन और दूसरे आधुनिक घातक हथियार भी वहां तैनात कर दिए, जिनकी मदद से पुतिन की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। असल में रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवेरोडोनेस्क को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, ताकि लुहांस्क के साथ ही पूरे डॉनबास पर जीत का रास्ता आसान हो जाए। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि अब तक यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि सेवेरोडोनेस्क के मोर्चे पर उसके सैनिकों की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो पुतिन की सेना का हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अब यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेस्क से पीछे हट जाएगी, जिसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए जाने की भी बात कही। और इस फैसले के लिए वहां पिछले कई दिनों से जारी रूस की भारी बमबारी को वजह बताया गया और दावा किया गया कि इन हमलों में करीब करीब पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी। और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को जंग में उतार दिया था।
जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेस्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमतोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि चेचन कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की थी, जिसके तहत उसके एक इलाके में चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी नहीं, इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को दी चुनौती। हरीश साल्वे करेंगे पैरवी। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें देंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे का बड़ा बयान। बोले अब सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए विपक्ष में रहेंगे। माझी बाजू में तुमच्या पुढे मांडणी करू। गोवंडी में होने वाली उद्धव ठाकरे की रैली से पहले आदित्य ठाकरे का एक नाथ शिंदे पर निशाना। शिंदे गुट पर मुख्यमंत्री की बीमारी का फायदा उठाने का लगाया आरोप। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। जर्मनी में G7 की बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने गिनाई भारत की उपलब्धियां। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कहा अगले 25 साल के लिए तैयार है भारत की आत्मनिर्भरता का रोड मैप। 25 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा। रामपुर से घनश्याम लोधी तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जीते। सीएम योगी ने कहा उपचुनाव में जीत 2024 की तरफ इशारा। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नामांकन के वक्त रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के डोडा से एक आतंकी गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों पर हमले की फिराक में था आतंकी। देश भर में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 21 लोगों की जान गई। पॉलिटिकल पार्टी का कोई चैलेंज नहीं कर सकती। शिवसेना की लड़ाई कोर्ट तक आई। महासियासत पर सुप्रीम सुनवाई। महाराष्ट्र की महासंकट पर फैसले की घड़ी। क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य? की संभावना व्यक्ति ने आई तो फिर चुनाव हो जाए। शहमात के खेल में कौन मारेगा बाजी? हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। विरासत की सियासत का कौन होगा बाजीगर? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ है घमासान, क्योंकि शिवसेना में ही है जबरदस्त रार और एक दूसरे पर प्रहार। लेकिन आखिर कैसे ये लड़ाई आप से बाप तक पहुंच गई, चौपाटी से गुवाहाटी तक पहुंच गई और अब अदावत से
अदालत तक पहुंच गई, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, उद्धव ठाकरे की सरकार के भविष्य के लिए कि आखिर कोर्ट में क्या होगा फैसला, क्योंकि एक बड़े मसले पर सुनवाई कोर्ट में होनी है और मुद्दा है कि क्या जितने बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में डेरा डाले हैं, जिनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। क्योंकि 16 ऐसे विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए जब नोटिस जारी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे ने इसे चुनौती दे दी है। चुनौती इस बात को भी कि उनकी जगह कैसे गठ नेता यानी दल का नेता बदल दिया गया है, ये अब कहीं भी गैर कानूनी तरीके से है और ऐसे में देखना यह है कि किस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है और गुवाहाटी पर नजर बनाई हुई है हमारी सहयोगी रीमा प्रसाद भी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है वो शिवानी पांडे बताएंगी, लेकिन क्या ऑप्शन है एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि जहां आफत के बादल उद्धव ठाकरे सरकार पर है तो वैसे ही कई तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक भी जो गुवाहाटी में मौजूद हैं। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है कानूनी पेच, क्या उन्हें कहीं मर्जर करना होगा, क्या एक नया दल बनाना होगा, या जो दावा वो कर रहे हैं कि वही है असली शिवसेना, हकीकत क्या है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा? क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? क्या कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे? किन विकल्पों से पार होगी सियासी वैतरणी? महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो दांव एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खेला है, उसमें विरोधी को चित करना उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। असल में शिंदे की बगावत का ये दांव इतना उलझाऊ हो गया है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है, किन विकल्पों के सहारे वो अपनी मंशाओं में कामयाब हो सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चू कडू की पार्टी प्रहार में विलय। बच्चू कडू अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में उनकी टीम में मौजूद हैं। अगर एकनाथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय होते हैं तो यहाँ एक सवाल है और वो ये, बच्चू कडू आसानी से अपनी पार्टी के प्रमुख का पद नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ भले ही बागियों की फौज खड़ी है, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंस गया है कि उन्हें हर विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है। शिंदे के पास दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ विलय, लेकिन चुनौती ये है कि शिंदे की टीम के 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बोल रहे हैं। अगर कुछ विधायक बीजेपी के साथ नहीं गए तो एकनाथ शिंदे की टीम में दरार आ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा। शिंदे के पास तीसरे विकल्प की कहानी भी समझ लीजिए। शिंदे चाहें तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सवाल यही होगा कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा, राज ठाकरे या एकनाथ शिंदे। इसके अलावा अगर चुनाव के हालात बनते हैं तो शिंदे के पास एक ही विकल्प बचता है और वो ये कि सारे विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ें, जीतने के बाद किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे की ही टीम को फायदा होगा, यानी शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शेड्यूल 10 में फंस गए हैं। अब उनको किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना ही होगा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में लंबी उथल पुथल अभी बाकी है। तो
तो आज चाहे शिंदे गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे गुट, सबकी निगाहें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में टिकी हुई है, क्योंकि आज यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। जो डिप्टी स्पीकर की ओर से अयोग्यता का नोटिस तमाम विधायकों को दिया गया था, उसको लेकर यहाँ पर याचिका डाली गई है और 10:30 बजे यहाँ पर सुनवाई जरूर शुरू होगी। उसकी हर तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं गुवाहाटी। रीमा वहां पर मौजूद है, उनके पास कोई बड़ी खबर इस वक्त है। रीमा, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जा चुका है और इससे पहले भी जहां जहां सरकारें गिरी है उसका भी इतिहास यही कहता है कि मामला पहले स्पीकर के पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, बात जब बनती नहीं है तो सीधा कोर्ट का रुख किया जाता है। यही अभी तक का रहा है। लेकिन अभी एक जो बयान केंद्रीय मंत्री का ने आया है, दानवे साहब का, वो बयान संकेत दे रहा है कि ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है शायद 2 से 3 दिन का वक्त लगे और इसका पटाक्षेप हो जाए, यानी विकल्प मिल जाए। यानी वो रास्ता जो शिंदे खेमा गुवाहाटी के इस होटल में बैठकर तलाशने की कोशिश कर रहा है और जिसके जरिए वो चाहता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी उसके हाथों में है, वो शायद मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो बीजेपी अभी तक ये कह रही थी कि ये शिवसेना खेमे का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, हालांकि 2 बड़ी बातों के जरिए साफ हो गया था कि बीजेपी की भूमिका है या नहीं, क्योंकि पहले सूरत में ये सभी विधायक ठहराए जाते हैं और उसके बाद मुंबई से हजारों किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी में, इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। दानवे साहब का जो बयान सामने आया है उसके बाद यही तस्वीर निकलकर सामने आती है कि अब बीजेपी एक्टिव होने जा रही है। यानी ये पहला बयान, देवेंद्र फडणवीस लगातार वहां पे सक्रिय हैं, वो दिल्ली में भी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं, वो गुजरात भी जा रहे हैं। यानी इस पूरे सियासी घटनाक्रम पे बीजेपी नजर इसलिए बनाए हुए है क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है महाराष्ट्र में जिसके पास आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यानी अभी भी वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है आंकड़ों के लिहाज से। अब उसके पास ये विकल्प होगा और हो सकता है कि ये बागी विधायकों को लेकर कुछ सुप्रीम कोर्ट का इनके फेवर में कमेंट आ जाए तो 1 से 2 दिन में राज्यपाल के पास वो पत्र भी चला जाएगा। वो पत्र यानी जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें शिंदे समर्थक और बीजेपी के साझा जो विधायक हैं वो चले जाएंगे। तो एक बार दानवे साहब को आप सुनिए पहले। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे, पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। तो जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है और जो महाराष्ट्र में पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अब क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, शिंदे के पास क्या क्या विकल्प है, सीधे मैं सबीना का रुख करूंगी जो इस वक्त स्टूडियो में है और वो आपको डिटेल खबर देंगी। जी रीमा, और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत कानूनी और सियासी दांव पेचों से होकर गुजर रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में मची महाभारत की 10 बड़ी और जरूरी खबरें। महाराष्ट्र में सियासी संकट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। दोनों याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पहली याचिका एकनाथ शिंदे की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका भरत गोगावले की तरफ से दाखिल की गई। याचिका में अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाए जाने को चुनौती दी गई। बागी विधायकों पर संजय राउत ने फिर साधा निशाना, कहा जमीर और आत्म के मर जाने की बात कही थी। बोले आपके पास बहुमत तो असम में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र आइए। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा दावा, कहा सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही अब महाराष्ट्र में विपक्ष दल के रूप में रहेंगे। सरकार आती जाती है, विपक्ष में रहना अच्छी बात है, लेकिन यह मौका भी खत्म हो जाएगा। शिंदे कैंप के विधायक दीपक केसरकर ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार है। फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे गुट को दी जाए मान्यता। 51 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा भी किया। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर किया पलटवार, ट्वीट कर लिखा बाला साहेब की हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने में जान भी चली जाए तो तैयार हैं। संजय राउत ने दिया था विवादित बयान। एकनाथ शिंदे के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर आज ठाणे में लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया। राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी का महाराष्ट्र पुलिस ने दिया जवाब, लिखा 25 जून
से ही न सिर्फ 15 बल्कि 38 विधायकों के घर की सुरक्षा कड़ी बढ़ा दी गई है। हर बागी विधायक के घर और दफ्तर में 10 से 15 पुलिसकर्मी तैनात। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए बागी विधायकों और बीजेपी पर निशाना साधा गया। लिखा गया, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे बागी विधायक। तो लगातार हमारी नजरें बनी हुई है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम आज मौजूद हैं। किस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र की सियासत की जो तपिश थी वो गुजरात से होते होते गुवाहाटी होते हुए अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ आज जो 2 याचिकाएं डाली गई है शिंदे गुट की ओर से, उनको लेकर सुनवाई यहाँ होने वाली है। 10:30 बजे के आसपास का जो वक्त था वो निर्धारित किया गया था। हालांकि कहां पर किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न आए शिंदे गुट में वो हमने देखा, लेकिन कहां पर पेच फंस रहे हैं शिंदे गुट के, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 144 घंटे का वक्त, 2700 किलोमीटर की दूरी, 2 पावर सेंटर के बीच द्वंद्व, 34 विधायकों की बगावत, अधर में सियासी अंजाम। एक 144 घंटे से जारी महाराष्ट्र की सियासी तकरार का एक पावर सेंटर मुंबई में है तो दूसरा 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में। उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी बागियों को मनाने की कोशिश होती है तो कभी सख्त एक्शन वाला नोटिस भेजा जाता है। बागियों को लेकर शिवसेना का रुख सख्त और तीखा बरकरार है। संजय राउत ने एक बार फिर से बागी विधायकों को चुनौती दी। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे मोर्चे पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ ठाकरे परिवार का तेवर भी बरकरार है। महाराष्ट्र के लोगों ने सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की एंट्री भी हो गई है। केंद्र सरकार ने शुरुआत में बगावत का बिगुल बजाने वाले 15 विधायकों को Y+ सुरक्षा मुहैया कराई है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ सबसे पहले मुंबई छोड़ा था। अब इनको उद्धव ठाकरे की तरफ से अयोग्यता का नोटिस भेजा गया है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिवसैनिकों के हमलों के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। शिवसेना के बागी विधायक सदा सरवणकर के घर पर अब सेंट्रल एजेंसीज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस समय न्यूज 18 इंडिया मुंबई के दादर इलाके में है और दादर इलाके में ही सदा सरवणकर जो शिवसेना के विधायक हैं अब बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। जिसके बाद वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसी की जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ वो यहाँ पर
तैनात कर दी गई है और साथ ही साथ मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कोई भी अनहोनी या फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए सरदार सरवनकर के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा सीआरपीएफ ने की है और साथ ही साथ घर के बाहर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर आने की कोशिश ना करें। इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिंदे कैंप के विधायकों को सुरक्षा देने के लिए चिट्ठी लिखी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समर्थक समर्थन और विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट कानूनी दांव पेच चलाने की चर्चा में जुटा है। इधर अयोग्यता का नोटिस पा चुके 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बागी विधायक कोर्ट में शिवसेना विधायक दल के नए नेता के फैसले को भी चुनौती देंगे। ऐसे में सवाल ये कि इस सियासी युद्ध का अंजाम क्या होगा? कोई हार मानने को तैयार नहीं। शिंदे के पास 2/3 का समर्थन है, तो देरी क्यों? क्या कोई और दांव चलने वाले हैं शिंदे? शिवसेना वर्सेस शिवसेना, अब ये पूरा मामला संविधान और कानूनी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। संविधान के शेड्यूल 10 के मुताबिक अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसे हर हाल में दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे और उनके गुट में किसी भी विधायक ने कोई भी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। यही वजह बताया जा रहा है कि शेड्यूल 10 उद्धव ठाकरे गुट के लिए सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। इस सियासी तकरार के बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने सीधा राज्यपाल को निशाने पर लिया। माननीय राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को जो आज सिफारिश की है, आपके मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति राजवट लगाई जाए, तो ये उसका मेन कारण हो सकता है। ये किसी को बचाने के लिए नहीं, शिवसेना को महाराष्ट्र से खत्म करने का ये जो प्लान जो बीजेपी ने बनाया है, उसके पीछे की ये सब राजनीति है और ये षड्यंत्र है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। साथ ही एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था। शिंदे गुट का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए विधायकों को कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। खबर यह भी है कि 30 जून तक गुवाहाटी में होटल की बुकिंग बढ़ा दी गई है। इसका मतलब शिंदे फिलहाल मुंबई नहीं जाने वाले। शिंदे कहने भर को यहाँ पे मौजूद है गुवाहाटी के इस होटल में, लेकिन उनकी एक एक बात का, उनके एक एक ट्वीट का असर हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में हो रहा है। और फिलहाल जो उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बचाने के लिए हमारी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ साथ सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि जिनके ताल्लुक दाऊद से हो, उनके साथ हम रिश्ते में कैसे जा सकते हैं? जिनके ऊपर गुनाह हो, बेकसूरों को मारने का, मुंबई ब्लास्ट का उन्होंने जिक्र किया, उनके साथ हम कैसे जा सकते हैं? ये बड़ी बातें एकनाथ शिंदे ने ऐसे वक्त में कही है जब शिवसेना के दूसरे खेमे से, यानी उद्धव ठाकरे के खेमे से उनकी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बयानबाजी का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अब रिश्ता नहीं सुधरने वाला है। चाहे जिसका नुकसान हो, उद्धव खेमे का नुकसान हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनका नुकसान हो। अगर ये पावर चला जाता है डिप्टी स्पीकर के ही हाथों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार, तो आप समझ सकते हैं कि जो 16 बागी विधायक यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर एक्शन हो सकता है और विधायकी उनकी जा सकती है। और जैसे ही विधायकी जाएगी, जो दावा इस होटल को लेकर किया जा रहा है कि 51 विधायक है, उनकी संख्या वो जो विधायक होंगे जिनकी सदस्यता जा चुकी होगी, उनके यहाँ रहने के कोई मायने नहीं बच जाएंगे, वो उनको वापस मुंबई ही जाना होगा। अब इसके बाद संजय राउत किस तरीके से हमलावर हो चुके हैं ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे। संजय राउत ने इसी ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि जिनके ताल्लुक महबूबा मुफ्ती से हो, जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हो, हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये बीजेपी के लिए निशाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती को सामने रखकर सरकार बनाया गया था। ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में
300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप आरडीएक्स जिसने रखा ये आपको पता नहीं है। ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता रखते। दाऊद की बात बाद में। और ये एक बेहद अहम खबर, इस वक्त की बेहद अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर। अब क्विक रिस्पांस टीम थाने में तैनात कर दी गई है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से अपने समर्थकों को सोशल मीडिया के जरिए वहां एकत्रित होने के लिए, एकजुट होने के लिए कहा गया है। ऐसे में जबकि अब शिवसेना के भीतर की ये टकराव और रार सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है, यानी कि ये लड़ाई अब सदन से लेकर सड़क तक दिखाई देने लगी है। ऐसे में थाने में अब क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती है। किस तरीके के वहां पर हालात हैं ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि ठाणे में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन परसों के दिन भी हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। और आज एक बार फिर से इसी तरह से एकजुट होने के लिए सोशल मीडिया पर कह दिया गया है अपने तमाम समर्थकों को, और इसीलिए क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती अब ठाणे में कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अहिंसक घटना ना हो जाए। और ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए लगातार अब पुलिस बल, सुरक्षा बल लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सुरक्षा भी उन लोगों को दे दी गई है जिन्होंने बागी रुख अख्तियार किया है। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर ऐसे में जबकि अब शिवसेना के भीतर की रार अदावत से अदालत तक पहुंच चुकी है। अब सड़कों पर भी ये संग्राम देखा जा रहा है और इसीलिए क्विक रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया गया है। किस तरह की ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त की, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। और ये एक बेहद अहम खबर कि ऐसे में जबकि शिवसेना के ही विधायक आपस में टकराव की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब ठाणे में भी इसी तरह की नौबत आ सकती है और इसीलिए वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती है। क्विक रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया गया है। ये मसला जबकि अब कोर्ट में पहुंच गया है, हालांकि सदन की ओर से भी नोटिस उपाध्यक्ष की ओर से दिया गया है। 16 ऐसे विधायक जिनकी सदस्यता क्यों न रद्द कर दी जाए, जबकि कहा यह जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कि इस तरह का नोटिस ही अवैध है, क्योंकि जिस उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है वो इस तरह का नोटिस ही जारी नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस नोटिस में 2 दिन में जवाब मांगा गया है और वक्त आज सोमवार शाम 5 बजे तक का दिया गया है, दरअसल इस कानून के तहत 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, इसीलिए भी इस तरह का नोटिस पूरी तरह से अवैध है। ये तमाम बातें आज अगर कोर्ट में हैं तो सड़कों पर भी अब टकराव और उसे लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। मैं इस वक्त मौजूद हूं थाने में, जहां पर आज शिंदे गुट की तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। और इस तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये आनंद दिघे का जो मठ है, यहाँ पर जो है आनंद दिघे रहा करते थे, यहीं से इस शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में, इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तमाम जो शिंदे गुट के समर्थक उनको कहा गया है। दरअसल इस पूरे शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व जो एकनाथ शिंदे के भाई हैं प्रकाश शिंदे वो करने वाले हैं। उसके देखते हुए पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, आप देखिए पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में बना हुआ है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई चल रही है उसमें, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए बाकायदा जो है यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और इस शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए जो रास्ता है जो जिससे अब तक ट्रैफिक गुजर रहा था, उस रास्ते को भी बंद करके वहां पर पुलिस की तैनाती की गई। आपको सामने नजर आएगा कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से शिंदे गुट की तरफ से बड़ी संख्या में इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को आह्वान किया गया है और इसी आह्वान के चलते पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है लगातार शक्ति प्रदर्शन अब तक कर रही थी, बयानबाजी हो रही थी, और ऐसे में अब शिंदे गुट भी पीछे नहीं है। और यही वजह है कि शनिवार को जो उन्होंने शिंदे के घर के सामने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये दूसरा एक बड़ा प्रदर्शन जो है शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। लाखों लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है और इसी को देखते हुए पुलिस की जो टीमें हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, जो शक्ति प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। लेकिन दरअसल सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से शिंदे गुट ने
साफ तौर पर विधायकों की संख्या उनके गुट में बढ़ती जा रही है। 2 और विधायक शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्द ही वो गुवाहाटी जाके शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो माहौल है महाराष्ट्र का सियासी वो बेहद ही गर्म है। लेकिन अब ये मुद्दा जबकि अदालत तक पहुंच चुका है, ऐसे में हर दोनों गुट यानी कि शिवसेना की जिनकी सरकार है वो और उनके बाकी ये देखना और समझना चाहते हैं कि इसके अलावा उनके पास रास्ते क्या क्या हैं। क्या महज कानूनी तौर पर ही शिंदे ये लड़ाई को लड़ करके जीत हासिल कर सकते हैं या उनके पास कुछ और भी विकल्प मौजूद हैं? क्या क्या ये विकल्प हो सकते हैं? सीधे स्टूडियो चलते हैं, बताएंगे हमारी सहयोगी सबीना तामंग देशमुख।